Hello everyone. Today we will start next topic changes lives. परिवर्तित जीवन. इस चैप्टर में जो हमने पढ़ा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन औद्योगिक क्रांति के बारे में कि उसमें कौन कौन से इन्वेंशन हुए, ठीक है, क्या क्या चेंजेस हुए, इन चेंजेस की वजह से जो सोशल लाइफ थी उस पे क्या फ़र्क पड़ा, क्या असर पड़ा लोगों को, क्या चेंजमेंट इस टाइम पीरियड पे हुए, वो इस टॉपिक में हम देखेंगे. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें है हु वर द इन्वेंटर्स. आविष्कारक कौन थे. ठीक है, इस टाइम पीरियड में जितने भी आविष्कार हुए, इन्वेंशन हुए, क्या वो सभी किसी साइंटिस्ट ने किए थे या फिर कोई ट्रेंड व्यक्ति थे जिन्होंने ऐसे आविष्कार किए. तो यहाँ पे हमारा जवाब क्या होता है, नहीं. ये जो इन्वेंशन हुए ये किसी ऐसे साइंटिस्ट या वैज्ञानिकों ने नहीं किए जिनको हम ये कहें कि वो पहले से प्रशिक्षित थे या उनको इस बारे में कोई जानकारी थी. कोई जानकारी नहीं थी जिन लोगों ने आविष्कार किए. कैसे? क्योंकि 19th सेंचुरी तक हम देखते हैं केमिस्ट्री और फिजिक्स जैसे जो सब्जेक्ट थे वो उनकी जो शिक्षा थी, उनकी एजुकेशन थी, वो लिमिटेड दी जा रही थी. यानी बहुत कम जो ऐसे सब्जेक्ट थे लोगों के द्वारा पढ़े जा रहे थे और लोगों को इनके जो केमिस्ट्री और फिजिक्स के जो भी सिद्धांत हैं, जो लॉ है, नियम है, उनकी बहुत कम जानकारी थी. तो फिर ये जो आविष्कार हुए, ये जो इन्वेंशन हुए, किस तरीके से हुए और कैसे हुए. तो अब देखो कि कहीं ना कहीं ये जो आविष्कार हुए, इनके पीछे जो ये आविष्कारक थे जिन्होंने आविष्कार किए, उनका टैलेंट, उनकी प्रतिभा और उनकी जिज्ञासा का कहीं ना कहीं हाथ रहा है. क्योंकि ये जितने भी आविष्कार हुए, जैसे हम देख रहे हैं कि 19th सेंचुरी तक केमिस्ट्री और फिजिक्स के जो लॉ थे, सिद्धांत थे, वो इतने पॉपुलर नहीं हो पाए थे कि लोगों को उनकी जानकारी थी. तो इन जो ये आविष्कार जो हुए, इनमें उन सिद्धांतों का प्रयोग बहुत कम हुआ है या हम कहेंगे कि ना के बराबर हुआ है. तो इन आविष्कारों के पीछे क्या रीज़न था कि ये जो आविष्कारक थे जिनके भी बारे में इस चैप्टर में हमने पढ़ा है, इन यानी कि कहीं ना कहीं इन आविष्कारों के पीछे ये जो आविष्कारक थे जिन्होंने आविष्कार किए, इनकी क्यूरोसिटी या फिर हम कह सकते हैं कि इनका जो टैलेंट था, इनकी प्रतिभा थी, वो काम कर रही थी. देखते हैं एक नज़र इन पे कि जो आविष्कारक थे वो कौन कौन से प्रोफेशन से जुड़े हुए थे. ठीक है, तो सबसे पहले जो कॉटन इंडस्ट्री में जो हमारे चेंजेस हुए थे, जो आविष्कार हुए थे, उनके जॉन के और हारग्रीव्स. ठीक है, ये दोनों वीविंग एंड कारपेंट्री से जुड़े हुए थे. ठीक है, यानी कि कपास की कताई से और बढ़ई का काम, जो लकड़ी का काम होता है, कारपेंटर, तो ये कारपेंटर थे, ये दोनों ही इन कामों से जुड़े हुए थे. ठीक है, कहीं ना कहीं इनका तो चलो फिर भी हम मानते हैं कि ये जो कपास की कताई थी उस काम को थोड़ा लेकर उसकी नॉलेज रखते थे. ठीक है, लेकिन नेक्स्ट इसमें देखते हैं रिचर्ड आर्कराइट. ठीक है, रिचर्ड आर्कराइट जो एक बार्बर थे, यानी एक नाई का काम करते थे और बालों की जो विग बनाते हैं उसका काम करते थे. इनका कॉटन इंडस्ट्री से या कॉटन जो मशीनें थी, शिपिंग और वीविंग, उनसे कोई भी इनका लेना देना नहीं था. ठीक है, नेक्स्ट है जिन्होंने स्टीम इंजन बनाया, थॉमस सेवरी, वो एक आर्मी ऑफिसर थे. ठीक है, इनका भी स्टीम इंजन, भाप इंजन जो बनाया था, उससे कोई भी दूर दूर तक कोई संबंध इनका नहीं था. ठीक है, नेक्स्ट है थॉमस न्यूकॉमन. ये क्या थे? एक ब्लैक स्मिथ, एक लुहार का काम करते थे. ठीक है, ये एक लुहार थे और उसके बाद भी इन्होंने एक स्टीम इंजन बनाया. ठीक है, वैसे ही जो एक रोड बिल्डर हुए हैं जॉन मेटकॉफ, ये ब्लाइंड थे. ये बताया जा रहा है कि अंधे थे, उसके बाद भी इन्होंने सड़कों का निर्माण किया. तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों के पीछे इनका टैलेंट ही काम कर रहा था, क्योंकि कोई भी ऐसी केमिस्ट्री या फिजिक्स थ्योरी इसमें काम नहीं कर रही थी. ठीक है, तो देखते हैं इसमें नेक्स्ट. इट वॉज पॉसिबल फॉर इंडिविजुअल विद टैलेंट टू बिंग अबाउट रेवोल्यूशनरी चेंज. कि ये जो क्रांतिकारी चेंज हुए, रेवोल्यूशनरी चेंज हुए इस टाइम पीरियड में, इनके पीछे कहीं ना कहीं इन लोगों का टैलेंट था. ठीक है, इन लोगों का टैलेंट काम कर रहा था और इनके टैलेंट की वजह से ये जो औद्योगिक परिवर्तन हुए ये हो पाए. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं. सिमिलरली देयर वर रिच इंडिविजुअल हु टुक रिस्क एंड इन्वेस्ट मनी इन इंडस्ट्रीज इन द होप दैट प्रॉफिट. इन्हीं के साथ कि कहीं ना कहीं इनकी तो प्रतिभा, इनका जो टैलेंट था वो तो काम कर ही रहा था, प्लस में जो रिच इंडिविजुअल्स थे, जो
अमीर व्यक्ति थे, अमीर मर्चेंट्स थे, जो रिच मर्चेंट थे, उन्होंने भी जो उद्योगों में या इंडस्ट्री में पैसा निवेश किया, ठीक है, इन्वेस्ट की मनी, वो किस होप से कि उनको प्रॉफिट होगा, कि उनको लाभ होगा, और रिस्क भी था, ये साथ में एक रिस्क भी उन्होंने लिया और उन उद्योगों में पैसा इन्वेस्ट किया जो अभी तक उद्योग कम चल रहे थे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो आविष्कारक थे, इनका टैलेंट प्लस में जो रिच मर्चेंट्स थे, उनकी मनी, दोनों ने मिलकर यहाँ पे काम किया है, ठीक है। क्योंकि अगर इन्होंने आविष्कार कर दिए और उसके बाद ये अगर इंडस्ट्रीज़ में इन्वेस्ट नहीं करते पैसा, तो कहाँ से उनको प्रॉफिट प्राप्त होता, ठीक है। तो इस होप से इन्होंने इसमें पैसा इन्वेस्ट किया कि इनको प्रॉफिट होगा, और प्रॉफिट हुआ भी। आगे चल के बहुत सारी इंडस्ट्रीज ऐसी हुई जिनमें बहुत सारा लोगों को इनको प्रॉफिट मिलने लगा। नेक्स्ट है इसमें वेल्थ इन द फॉर्म ऑफ गुड्स, इनकम, सर्विस, नॉलेज एंड प्रोडक्टिवली इफिशिएंसी डिड इंक्रीज सडनली, कि जैसा कि इन्होंने जिस होप से उसमें पैसा इन्वेस्ट किया, तो उतना ही प्रॉफिट लोगों को मिला भी, क्योंकि इस टाइम पीरियड के साथ में गुड्स, जो माल था, इनकम यानी कि जो आय थी, और सर्विस, सेवा, जो सेवा संसाधन थे, ठीक है, नॉलेज, ज्ञान में वृद्धि हुई, और जो उत्पाद बनाने की जो क्षमता थी, ठीक है, प्रोडक्टिव एफिशिएंसी की जो उत्पाद या फिर जो आप कह सकते हो जो भी वस्तुएं बनाई जा रही थी, उनकी क्षमता में अचानक से क्या हुआ, इंक्रीजमेंट हुआ, ठीक है, अचानक से उसमें वृद्धि होना स्टार्ट हो गई। सारी चीज़ों में, जहाँ जो भी सामान माल बनाया जा रहा है, माल में, आय में, जो सेवा संसाधन है उसमें, लोगों के ज्ञान में और उत्पादन करने की क्षमता में, सभी में अचानक से बहुत ज़्यादा वृद्धि होना स्टार्ट हो गई, ठीक है। नेक्स्ट है बट पीपल आल्सो सफर्ड हैवी लॉसेस, लेकिन ये सारे वृद्धि स्टार्ट हुई इस टाइम पे, औद्योगिक इसमें परिवर्तन जो हुए उसमें हम देखते हैं कि बहुत सारी वृद्धि हुई, लेकिन उसी के साथ में लोगों को यहाँ पे बहुत भारी नुकसान भी उठाना पड़ा। क्यों उठाना पड़ा, उसके पीछे क्या रीज़न है, कि जैसे हमने देखा कि जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, उद्योग धंधे विकसित हुए, इंडस्ट्रीज डेवलप हुई, तो उसके बाद में लोग गाँव से कहाँ पे आने लगे, शहरों में आके लोग बहुत ही ज़्यादा संख्या में बसने लगे, ठीक है। इससे क्या हुआ, ब्रोकन फैमिलीज़, ठीक है, गांव से जब लोग शहर में आए तो परिवार टूट गए, न्यू एड्रेस, नए पते हो गए, लोगों के जो पुराने एड्रेस थे वो बदल गए, बहुत बड़ी मात्रा में लोगों के एड्रेस बदल गए। दूसरे क्या थे कि शहरों की जो पॉपुलेशन थी वो बहुत जल्दी बढ़ने लगी, बहुत ज़्यादा उन्होंने वृद्धि करी शहरों की पॉपुलेशन ने। वो पॉपुलेशन वहाँ पे रह रहे लोगों की वजह से नहीं बढ़ी, जो पहले शहरों में रह रहे थे उन लोगों की वजह से बढ़ी, जो गाँव से शहरों में आ रहे थे, ठीक है। अब लोग गाँव से शहरों में आ गए, उस चीज़ का नुकसान क्या हुआ लोगों को, कि इतने ज़्यादा लोग शहरों में आ गए कि जो टाउन थे अभी तक अच्छे तरीके से उनकी ग्रोइंग भी नहीं हो पाई थी, उनकी वृद्धि भी नहीं हो पाई थी, और उससे पहले वहाँ पे इतने ज़्यादा लोग आए तो जो शहर था वो उन लोगों को रखने की जो फैसिलिटीज़ थी, सुख सुविधा थी, उनको नहीं प्रोवाइड कर पाया, ठीक है। शहरों में अब इतने ज़्यादा लोग आ गए तो उनको क्या है, छोटी छोटी जो बस्तियां थी, गंदी बस्तियां, वहाँ पे मज़दूरों को रहना पड़ा, जो फैक्ट्रियों में काम करते थे, या फिर उनके जो रहने के मकान थे वो फैक्ट्रियों के पास में ही बना दिए गए, जिससे क्या, ना तो वहाँ पे हम कह सकते हो कि जो हवा थी वो साफ़ थी, और ना ही वहाँ पे प्योर वाटर था, ना ही पीने योग्य पानी था, और ना ही सांस लेने योग्य हवा थी। तो इन चीज़ों से क्या हुआ कि लोगों में बीमारियां बढ़ने लगी, ठीक है, ये लोग बहुत जल्दी बीमार होने लगे। तो इन सब चीज़ों को यहाँ पे इन्होंने फेस किया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, द नंबर्स ऑफ सिटी इन इंग्लैंड विद ए पॉपुलेशन ऑफ ओवर 50,000 ग्रू फ्रॉम 2 in 1750, ठीक है, टू 29 in 1850, कि अचानक से जो इंग्लैंड के शहरों की जनसंख्या 1750 तक, ठीक है, 1750 तक 2 शहरों की ही संख्या ऐसी थी जो 50,000 से, ठीक है, 50,000 से अबाउ थी, 50,000 से ऊपर थी। कब तक, 1750 तक। वो अचानक से बढ़ गई 1850 में जाकर 29 सिटीज़ ऐसे थे, 29 शहर ऐसे थे जिनकी जनसंख्या 50,000 से ऊपर हो गई, ठीक है। यानी हम देख सकते हैं कि 100 सालों के डिफरेंस में ही जनसंख्या डबल हो गई शहरों की, ठीक है। बहुत सारे शहर ऐसे थे जो 50,000 से ऊपर जनसंख्या हो गई, और जिसका खामियाजा लोगों को भुगतना भी पड़ा कि उनके पास में रहने योग्य ना तो ज़मीन थी, ना घर, और ना ही हवा पानी। नेक्स्ट इसमें द रिच इनहेबिटेंट्स एस्केप बाई शिफ्टिंग टू होम्स इन द सबअर्बन, ठीक है। लेकिन जो रिच मर्चेंट थे, रिच व्यक्ति थे, अमीर व्यक्ति थे,
व्यापार में जिन्होंने निवेश किया हुआ था, अच्छा जिनको प्रॉफिट हो रहा था, ऐसे अमीर व्यक्ति, इन्होंने क्या किया, जब शहर की हवा दूषित होने लगी तो इन लोगों ने कहाँ पे शिफ्ट कर लिया, जो नगरों के बाहर, शहरों के बाहर जो सब अर्बन एरिया था, जो उपनगर हम कह सकते हैं, वहाँ पे इन्होंने शिफ्ट कर लिया। और वहाँ पे क्या था कि वहाँ पे इनको शुद्ध हवा और पीने योग्य पानी, ठीक है, वाटर सेफ टू ड्रिंक और प्योर एयर इनको वहाँ पे मिलती थी। और इसी वजह से ये जो अमीर तबका था ये शहरों से निकलकर बाहर जाने लगा। अब बच कौन गया शहरों में, जो गरीब तबका था, जो गाँव से निकलकर काम की तलाश में शहर में आए थे, ठीक है। नेक्स्ट है द वर्कर्स, मजदूर। ए सर्वे इन 1842 रिवील्ड that the average lifespan of worker was lower than that of any other social group in cities। जैसा कि हमने पढ़ा कि जो लोग गाँव से निकलकर आ रहे थे उनको शहरों में सुख सुविधा नहीं मिल रही थी, वो फैसिलिटी उनके लिए नहीं मिल पा रही थी। तो इसी वजह से क्या हुआ कि लोगों की लाइफ स्पैन जो टाइम था उनका वो कम हो गया, ठीक है। इसमें है कि 1842 के 1842 के एक सर्वे जो हुआ उससे पता चला कि शहरों में रहने वाले जो मज़दूर हैं, वर्कर हैं, उनका जीवन काल, ठीक है, लाइफ स्पैन, जो जीवन काल है वो अदर जो सोशल ग्रुप हैं, जो बाकी ग्रुप रह रहे हैं, जो सामाजिक ग्रुप रह रहे हैं वहाँ से, उनसे उनका जीवन काल कम है। कैसे कि इसमें एक एग्ज़ाम्पल भी यहाँ पे दिए हुए हैं उस टाइम का, कि जो बर्मिंघम शहर है उसमें 15 ईयर, ठीक है, 15 ईयर्स कम जीते हैं मज़दूर लोग, जो वर्कर्स हैं, वो बाकी और लोगों के बजाय, ठीक है। और ऐसे ही जो मैनचेस्टर है वहाँ पे 17 ईयर्स और डर्बी में 21 ईयर्स का गैप है इन लोगों के जीवन काल में, ठीक है। ये गैप कैसे आया, क्यों? क्योंकि जैसा हमने बताया कि जब वर्कर गांव से शहर आ गए तो उनको सुविधा नहीं मिली। इसकी वजह से क्या हुआ कि उनको तरह तरह की बीमारियां लगनी स्टार्ट हो गई और उनके लिए मेडिसिन भी उनको नहीं मिलती थी, ना ही वो इतना उनकी इनकम थी कि वो मेडिसिन ले पाते। तो ऐसा देखने में आया है कि जो वर्कर्स थे, इन मज़दूरों के जो बच्चे थे, आधे से ज़्यादा बच्चे 5 साल से कम उम्र से पहले ही मर जाते थे। क्यों? क्योंकि अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज़ उनके पास में नहीं थी। मेडिकल फैसिलिटीज़ के तो छोड़ो, पहले खाने का और पीने का जो पानी है या शुद्ध भोजन है वो भी उनके पास में नहीं था, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें डेथ्स वर प्राइमरली कॉज्ड बाय एपिडेमिक ऑफ डिजीज दैट स्प्रिंग फ्रॉम द पोल्यूशन ऑफ वाटर लाइक कोलेरा एंड टाइफाइड। कि जो मृत्यु दर बढ़ रही थी वो किस वजह से बढ़ रही थी? पोल्यूशन ऑफ वाटर, ठीक है, दूषित पानी होने से, पोल्यूटेड वाटर होने की वजह से बहुत सारी बीमारियां थी वो लग रही थी और ये बीमारियां एपिडेमिक यानी महामारी में बदल जाती थी, ठीक है। ऐसी महामारी जो लंबे टाइम तक चलती और जिसका कोई इलाज भी नहीं मिल पाता, ठीक है। इसी में 2-3 एग्जाम्पल हैं जो पानी से फैलने वाली बीमारियां थी, कोलोरेरा, हैजा और टाइफाइड, ठीक है। इन बीमारियों से लाखों की संख्या में लोग। नेक्स्ट इसमें मोर देन 31,000 पीपल्स डाइड फ्रॉम एंड आउटब्रेक ऑफ कोलेरा इन 1832। कि 1832 में हैजा से, कोलेरा से मरने वाले लोगों की संख्या कितनी थी? 31,000, ठीक है। 31,000 लोग हैजा की वजह से मर गए थे 1832 में। और उस टाइम पीरियड में आप देखोगे ये जो 19th सेंचुरी का टाइम पीरियड था, इसमें जो मेडिकल नॉलेज भी लोगों को नहीं थी, ऐसी जो चिकित्सा सुविधा भी लोगों के पास में नहीं थी जिससे इन बीमारियों का इलाज किया जा सके। और ये जो महामारियां थी काफ़ी संख्या में लोगों को मौत के मुंह में डाल देते थे, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे जो मज़दूर लोग जो गांव से शहरों में आए थे उनकी कंडीशन, उनकी सिचुएशन भी यहाँ पे ठीक नहीं थी। उनका जीवन काल भी घटकर गांव के मुकाबले लोगों से कम हो गया था। यानी यही जो इन्हीं ग्रुप के जो साथ के जो मज़दूर थे जो गाँव में रह रहे थे उनका जीवन काल फिर भी लंबा था, लेकिन जो गाँव को छोड़ के शहर में आ गए थे उनका जीवन काल घटकर बहुत कम हो गया था बाकी जो सोशल ग्रुप थे उनके मुकाबले। नेक्स्ट इसमें वुमेन, चिल्ड्रंस एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन, बच्चे, औरतें, बच्चे और औद्योगिकरण। इसमें इस पॉइंट में हम देखेंगे कि औद्योगिकरण जो टाइम पीरियड था उसमें महिलाओं और बच्चों की क्या स्थिति थी। तो देखते हैं इसमें द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वाज ए टाइम ऑफ इम्पोर्टेंट चेंजेस इन द वे दैट चिल्ड्रन एंड वुमेन वर्क। कि
औद्योगिक क्रांति का जो समय था, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, वो एक ऐसा टाइम पीरियड था जिसमें बच्चों के और महिलाओं का जो काम करने का तरीका था वो पूरे तरीके से बदल गया था। कैसे? क्योंकि अभी तक औद्योगिकरण होने से पहले बच्चे अपने माता पिता के संरक्षण में या उनके साथ में जो खुद के खेत होते थे, फार्म्स, वहाँ पे काम करते थे, और महिलाएं भी अधिकतर अपने घरों का, अपने खेतों का, या फिर जो पशुपालन करते थे, पशुओं को पालते थे, वो काम करते थे। साथ के साथ जो स्पिनिंग व्हील्स थे, चरखा चलाती थी, ऐसे काम महिलाओं और बच्चों को करने पड़ते थे। लेकिन इस टाइम पीरियड के बाद में, औद्योगिकरण के बाद में, उनका जो काम करने का तरीका था वो बिल्कुल बदल गया था। कैसे? क्योंकि जब औद्योगिकरण हुआ तो उस टाइम में मशीनें ज़्यादा आ गई थी। मशीनरी आने की वजह से, मशीनरों का यूज़ बढ़ने से जो मज़दूरी थी वो कम हो गई थी। जो आप कह सकते हो जो मज़दूर थे उनको फैक्ट्रियों से निकाल दिया गया था। अब मज़दूर जो मैन थे उनकी जो सैलरी थी, उनका वेतन से एक आम परिवार के घर का खर्चा भी नहीं चल पा रहा था, जिसकी वजह से औरतों को और बच्चों को काम करने की ज़रूरत महसूस होने लगी। और इसी के साथ में औरतें और बच्चे गाँव का जो खेत खलिहानों का काम या पशुओं का काम छोड़कर कहाँ पे आ गए? फैक्ट्रीज़ में, कंपनियों में काम करने लगे। ठीक है, लेकिन कंपनियों में काम करने का जो तरीका था और जो गाँव में काम करने का तरीका था वो बिल्कुल ही डिफरेंट था, वो बिल्कुल ही अलग। वर्क इन द फैक्ट्रीज विद लॉन्ग अनब्रोकन hours of the same kind of work under strict discipline and sharp form of punishment was completely different। कि फैक्ट्रियों में काम करने का जो तरीका था वो बिल्कुल ही डिफरेंट था, बिल्कुल ही अलग था। क्यों? क्योंकि उनमें काम करने का जो समय था बहुत ही लॉन्ग था, बहुत ही लंबे टाइम तक काम करना पड़ता था। अनब्रोकन हावर्स, बहुत ही लगातार काम करना पड़ता था। ऐसा नहीं है कि बीच में उनको रेस्ट दिया जा रहा है, लगातार काम करना पड़ता था और एक ही काम को लगातार बार बार, यानी एक ही प्रकार का जो काम था वो करना पड़ता था। दूसरा है कि स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, बहुत ही कड़ा अनुशासन होता था वहाँ पे। ठीक है, जो वर्कर्स थे वो काम को छोड़कर इधर उधर नहीं जा सकते थे, और अगर कोई मिस्टेक होती है तो उनको पनिशमेंट दिया जाता था, उनको पनिश किया जाता था, जो बहुत ही भयंकर तरीके की पनिशमेंट आप कह सकते हो, बहुत ही कठोर पनिशमेंट उनको दी जाते थे। ठीक है, अब इसमें है कि जैसे जैसे काम बढ़ा, महिलाएं और औरतें फैक्ट्रियों में आने लगी, जैसे जैसे काम बढ़ा तो जो उद्योगपति थे, बिजनेसमैन थे, जिन्होंने फैक्ट्रियाँ लगाई हुई थी, वो ज़्यादा मेल की बजाय फीमेल और अब चिल्ड्रंस को ज़्यादा प्रेफर करने लगे, यानी महिलाओं को और बच्चों को ज़्यादा काम पर रखने लगी। क्यों? उसके पीछे रीज़न क्या था? बिकॉज द वेजेस ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन वर लेस देन मैन। क्योंकि महिलाओं का और बच्चों का जो वेतन था या फिर जो उनकी मजदूरी दी जाती थी वो पुरुषों के मुकाबले बहुत ही कम दी जाती थी। एक एग्ज़ाम्पल इसमें दिया गया है कि जहाँ एक काम के लिए एक मैन को 25 शिलिंग सैलरी दी जाती थी, वेतन दिया जाता था, वहीं फीमेल को यानी वुमेन को 7 शिलिंग ही दी जाती थी और बच्चे को सिर्फ 1 शिलिंग ही दी जाती थी। यानी आप देख सकते हो कितना डिफरेंस है इनके वेतन में, जो मजदूरी इनको दी जाती थी। तो इस वजह से भी जो उद्योगपति थे वो फीमेल को और चिल्ड्रन को ज़्यादा प्रेफर करते थे काम, ठीक है, कि इनको काम पर रखा जाए। एंड दे वर लेस एजिटेटेड अबाउट द पुअर कंडीशन ऑफ देयर वर्क, कि जो महिलाएं और बच्चे थे वो अपने काम करने की जो ख़राब स्थिति थी उसको लेकर भी कोई आंदोलन नहीं करते थे, यानी कम सैलरी को लेकर। जैसे ही जैसे जो मेल होते हैं उनको रखा जाता था, पुरुषों को, तो वो कम वेतन की वजह से या वहाँ की जो कंडीशन अच्छी नहीं है उसकी वजह से तुरंत ही आंदोलन करना स्टार्ट कर देते थे, काम बंद कर देते थे। वहीं पे जो बच्चे और महिलाएं थी वो इस पुअर कंडीशन की वजह से भी आंदोलन नहीं कर पाते थे, नहीं करते थे, अपने काम में लगे रहते थे। तो इस वजह से भी महिलाएं और बच्चों को ज़्यादा काम दिया जा रहा था, ठीक है। इसमें देखना ये है कि जो बच्चे थे, महिलाओं से ज़्यादा बच्चों को काम दिया जाने लगा। सिल्क फैक्ट्री, कॉटन फैक्ट्री में मशीनें इस तरीके की बनाई जाने लगी जिनमें सिर्फ बच्चे ही काम कर पाते। क्यों? क्योंकि एक तो बच्चों की जो एनर्जी, उनकी जो फुर्ती है, वो इतनी फुर्ती से काम करते थे कि काम को बहुत जल्दी स्पीड से कर पाते थे। दूसरे, बच्चों की हाइट कम होने की वजह से वो मशीनों के अंदर तक घुस जाते थे, उनकी साफ़ सफाई करना या फिर मशीनों को जब पास में रखा जाता था तो वो उन गलियों में से आराम से आ जा सकते थे बच्चे, ठीक है। तो बच्चों को सबसे ज़्यादा यहाँ पे काम दिया जाने लगा।
दूसरा इसमें है कि बच्चों को लगातार काम करने की वजह से बच्चे आराम उनको नहीं मिलता था, क्योंकि संडे को भी बच्चों को फैक्ट्री में जाना पड़ता था, क्योंकि बाकी दिन तो मशीनों में काम करना होता था, संडे के दिन भी उनको मशीनों की क्लीनिंग के लिए, उसकी साफ़ सफाई के लिए फैक्ट्री जाना पड़ता था। तो बच्चों को अब देखो कि जब आराम करने का टाइम नहीं मिल पा रहा है तो वो इतने थक जाते थे कि कभी कभी वो काम करते करते वहाँ पे मशीनों में ही गिर जाते थे और मशीनों में गिरकर मर जाते थे। ऐसे भी बहुत सारे ऐसा हमारे पास एग्जांपल सामने हैं कि बहुत ही संख्या में जो बच्चे थे वो फैक्ट्रियों में ऐसे नींद की वजह से या आराम न होने की वजह से मशीनों के अंदर या उनके कपड़े फंस जाते या उनके बाल फंस जाते तो गिर कर वो उसमें मर जाते थे। ठीक है, तो दूसरा है कि जो उद्योगपति थे वो कम उम्र में बच्चों को ही फैक्ट्री पे क्यों रखते थे, क्योंकि बच्चों को स्टार्टिंग से जब एक काम सिखाया जाएगा तो वो जब बड़े होंगे तो उस काम को करने में वो परफेक्ट हो जाएंगे, बिल्कुल अच्छे तरीके से उस काम को कर पाएंगे। तो इसी में एक एविडेंस सामने है। द एविडेंस फ्रॉम ब्रिटिश फैक्ट्री रिकॉर्ड रिवील्स दैट अबाउट हाफ ऑफ द फैक्ट्री वर्कर्स हैड स्टार्टेड वर्क देन दे वर लेस देन 10 ईयर्स। कि एक ब्रिटिश फैक्ट्रियों के जो हमारे पास अभिलेख या जो रिकॉर्ड सामने आए हैं कंपनियों के, उनसे हमें पता चलता है कि फैक्ट्रियों में काम करने वाले आधे से ज़्यादा, ठीक है, आधे से ज़्यादा जो वर्कर हैं उन्होंने 10 साल की उम्र में ही काम स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, 10 साल की उम्र में काम कर दिया था। एंड 28% व्हेन दे वर अंडर 14, और जो 28% हैं, ठीक है, उन्होंने 14 ईयर्स 14 साल की उम्र तक से ही काम करना स्टार्ट कर दिया था। यानी कितनी छोटी उम्र से यहाँ पे बच्चे काम कर रहे हैं। दूसरा इसमें है कि फैक्ट्रियों में जाने से जब महिलाओं को पैसे मिलने लगे, सैलरी मिलने लगी, तो उससे क्या हुआ कि उससे वो आप कह सकते हो कि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस हुई। ठीक है, एक वित्तीय समतलता उनको मिली। दूसरा, उनका जो आत्मसम्मान था वो बढ़ा। लेकिन कहीं ना कहीं इनके साथ में अपमान की स्थिति या फिर काम का अधिक बोझ जैसी जो सिचुएशन थी भी उनके सामने देखने को मिली। ठीक है, वहीं जहाँ हम देखते हैं इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, जहाँ एक तरफ हम देखते हैं कि यूरोप में एक बहुत ही अच्छा समय इसको कहा गया है कि इतने ज़्यादा आविष्कार हुए हैं, इतना साइंस डेवलप हुआ है, टेक्नोलॉजी डेवलप हुई है। वहीं दूसरी तरफ, दूसरे इसके फेज़ पे अगर हम नज़र डालते हैं दूसरी तरफ, तो महिलाओं के साथ में, मज़दूरों के साथ में और बच्चों के साथ में बहुत ही उनकी जो कंडीशन थी वो बहुत ही बुरी थी। उनके साथ में आप कह सकते हो एक बैड बिहेवियर उनके साथ में किया जा रहा था। तो ये इसके पॉजिटिव और नेगेटिव दो पहलू हैं, नकारात्मक और सकारात्मक। जहाँ एक तरफ टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है, वहीं जो दूसरा है कि जो वर्कर्स हैं उनका एक जीवन काल कम होता जा रहा था धीरे धीरे। अच्छी हवा नहीं मिल पा रही थी, हवा थी वो दूषित हो रही थी, पानी था वो दूषित हो रहा था। तो ये सब इसके नेगेटिव पॉइंट भी हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी